शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको स्टॉक मार्केट पर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं होगी। आज हम इस वीडियो में वो सारे मिथ दूर करेंगे जो लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में बना रखे हैं कि ये तो जुआ है, इसमें कोई कामयाब नहीं होता। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस कंपनी के शेयर खरीदूं, कैसे खरीदूं, तो मेरे दोस्त आप एकदम सही वीडियो देख रहे हो। अगर आप 10वीं क्लास भी पास हैं तब भी आप स्टॉक मार्केट को समझ सकते हो और इसमें ग्रो कर सकते हो। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, आप भी कमाना चाहते हो, बहुत सारा कमाना चाहते हो। लोग समझते हैं शेयर बाजार सट्टा बाजार है, नहीं, इसे समझा जा सकता है। आज हम इस वीडियो में वो ही करेंगे। आपको पता है भारत 5वां सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन आपको ये पता है कि भारत में कितने % लोग इन्वेस्टिंग करते हैं? अमेरिका में 55% लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, वहीं यूके में 33% और वहीं चाइना में 13% और बाद में नंबर आता है भारत का, जहां मात्र 3% लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। तो ये बात तो 100% सही है कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जहां पूरे देश की प्यास बुझाई जा सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शेयर मार्केट होता क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब हुई और भारत में स्टॉक मार्केट कैसे होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए 7 गोल्डन प्रिंसिपल। दोस्तों, हमारा चैनल अभी बहुत नया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपकी वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए और बना सकें। आइए शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट के एक बेहतरीन सफर की। जिस तरह सब्जी खरीदने और सब्जी बेचने के लिए सब्जी मार्केट होता है, उसी तरह स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक मार्केट होता है। इसकी शुरुआत सन 1600 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। उस वक्त पूरी दुनिया की खोज नहीं हुई थी, तो लोग जहाजों द्वारा नए नए देश खोजते और वहाँ से खजाना लेके आते। ये सफर हजारों किलोमीटर का होता था, उसके कारण इसमें पैसा ही बहुत लगता था, और इतना पैसा उस वक्त किसी एक आदमी के पास होना संभव नहीं था। तो इस कंपनी ने क्या किया, लोगों को कहा कि आओ और हमारे जहाजों में पैसा लगाओ, और जब ये जहाज वापस आएंगे तो खजाने का कुछ हिस्सा आपके लगाए गए पैसे के अनुसार आपको भी दिया जाएगा। लेकिन साथ में काम बहुत रिस्की भी था। कई बार जहाज पानी में ही डूब जाते थे, वहीं कई बार लोग युद्ध में मारे जाते, जिसके कारण आधे बार तो जहाज वापस लौटकर ही नहीं आते थे। तो इन्वेस्टर ने देखा किसी एक जहाज पर सारा पैसा लगाना तो बेवकूफी होगी, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके और जहाजों पर भी पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिसके कारण अगर कोई जहाज वापस ना भी आए तो उनका सारा पैसा ना डूबे। वहाँ के डॉक्स पर ओपनली बिडिंग होती थी जहाजों पर पैसा लगाने की। अब इसमें दोनों का फायदा होने लग गया, जहाज पर लगाने के लिए पैसा मिल गया और लोगों को पैसे से पैसा कमाने का मौका मिल गया। भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत सन 1860 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। आज पूरी दुनिया के पास अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज है, वहीं भारत के पास अपने 2 स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहीं दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE में लगभग 1400 कंपनियां रजिस्टर हैं, वहीं BSE में 5400 कंपनियां रजिस्टर हैं। यहाँ 2 तरह के मार्केट हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, ये वो मार्केट होता है जहाँ कंपनी आकर अपने शेयर को बेचती है। अब ये शेयर या स्टॉक क्या होता है, चलो इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। नरेश के पास 10 लाख रुपए थे और उसने 10 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस शुरू कर लिया। थोड़े दिनों की मेहनत के बाद उसका बिजनेस चल पड़ा। अब उसे इस बिजनेस को दूसरे शहर में भी लेके जाना है। अब उसके लिए उसे 10 लाख रुपए की जरूरत और पड़ेगी, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो बैंक के पास जाए और लोन लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, या उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो अपनी कंपनी के कुछ हिस्से को 10 लाख भागों में बांटे, यानी हर हिस्से का 1 रुपए। इसी हिस्से को शेयर या स्टॉक कहते हैं, जिसे वो प्राइमरी मार्केट में बेचेगा, जिसे IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर को BSE या NSE में रजिस्टर करवाती है तो IPO के थ्रू रजिस्टर करवाती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि नरेश ने अपने हिसाब से अपने शेयर की रेट फिक्स की थी। नरेश ये शेयर की रेट डिमांड के हिसाब से कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन एक फिक्स प्राइस तक ही वो बढ़ा सकता है। दूसरा मार्केट है सेकेंडरी मार्केट। अब जिन लोगों ने IPO के थ्रू शेयर खरीदे थे, अब वो इन्हें दूसरे लोगों को बेच सकते हैं। इसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, जहां पर लोग अपने आप शेयर को खरीदते और ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने अपने शेयर की प्राइस सेट की थी, लेकिन अब सेकेंडरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर की प्राइस सेट नहीं कर सकती। अब इन शेयर की प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार ऊपर नीचे होती रहेगी। अब जब कोई कंपनी अपने स्टॉक को या शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में बेचती है तो सबसे पहले उसे अपनी कंपनी को पब्लिक लिस्टिंग करानी पड़ती है। और ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचती है तो वो IPO के थ्रू अपने शेयर को लेके आती है। पहले के जमाने में IPO लाना बहुत आसान था, लेकिन आज के टाइम में ये प्रोसेस बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सोच के देखो, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तो स्कैम करना कितना आसान हो जाएगा लोगों के साथ में। अगर ये आसान होगा तो कोई भी अपनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लेगा और कहेगा कि देखो मेरी कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, और अपनी कंपनी का झूठा प्रचार करेगा
लोग बेवकूफ बनकर उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे और एक दिन वो पैसे लेकर भाग जाएगा। तो इस तरह बहुत आसान हो जाएगा लोगों के साथ स्कैम करना। भारत ने ऐसे बहुत से स्कैम पहले भी देख लिए हैं, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम। इन सब की निगरानी के लिए भारत सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इन सब पे निगरानी रखती है कि कौन सी कंपनी को लिस्ट किया जा रहा है, क्या सही तरीके से लिस्ट किया जा रहा है या नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि आप एक सीरियस प्लेयर हो जो इस स्टॉक रूपी गेम को सीख कर खेलना चाहते हो। तो मेरे दोस्त, अभी तो गेम शुरू हुआ है। अब हम बात करेंगे कि लोग इसमें फेल क्यों जाते हैं और वो 7 गोल्डन प्रिंसिपल जो किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले आपको जरूर जानने चाहिए। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इस वीडियो क्यों देख रहे हो? अब आप कहोगे कि जाहिर सी बात है, हमें स्टॉक मार्केट को समझना है और सीखना है, इसके लिए देख रहे हैं। चलो मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, क्या सच में आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो या इसलिए देख रहे हो कि आपने सुना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत जल्दी डबल होता है, या आपने ऐसे बहुत से लोगों के प्रॉफिट देखे हैं उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे और आपने सोचा कि अगर ये लोग इतनी कम उम्र में इतना पैसा कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है। लेकिन आपने सिर्फ उनके प्रॉफिट देखे हैं, लेकिन आपने उनके लॉसेज नहीं देखे हैं कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उससे पहले उन्होंने कितना लॉस किया है। आपने सिर्फ उनका प्रॉफिट देखा है। हाँ, ये बात सही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डबल होता है, लेकिन ये बात भी 100% सही है कि उतनी ही जल्दी पैसा डूबता भी है। और पैसा डबल होने और पैसा डूबने में सिर्फ एक फैक्टर काम करता है, वो है आपकी स्टॉक मार्केट की एजुकेशन। तो मेरे दोस्त, बिना सीखे तो आप दुनिया के किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। तो अब हम बात करेंगे उन 7 गोल्डन प्रिंसिपल की जिनके थ्रू आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, या फिर आप ये पता लगा सकते हो कि आपको किस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। पहला प्रिंसिपल है, उस कंपनी ने कम से कम 11 साल तक लगातार बिजनेस किया हो और वो हर तरह के दौर को झेलने के बाद भी आज वो स्टेबल हो। यानी साधारण सी बात है, वो कंपनी 11 साल कम से कम पुरानी होनी चाहिए। जैसे ब्रिटानिया कंपनी को देखो, 2011 में उसके एक शेयर की कीमत थी 200 रुपए, 2014 में उसकी शेयर की कीमत थी 450 रुपए और आज 2023 में उसकी कीमत हो गई 4568 रुपए। इसने 28% का एवरेज रिटर्न दिया है। यानी इसका मतलब है इसने आपका पैसा 2.5 साल में डबल करके दिया है। इस तरह आप कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर पता लगा सकते हो कि कंपनी ने कितनी ग्रोथ की है। दूसरा प्रिंसिपल है, उन कंपनियों में इन्वेस्ट करो जिनके प्रोडक्ट आप यूज करते हो। अच्छा, आप डेली यूज में कौन सा साबुन यूज करते हो, आप कौन सी ब्रांड के कपड़े पहनते हो? मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप जो डेली यूज में जिन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करते हो उन्हीं कंपनियों में आप निवेश करो। तीसरा प्रिंसिपल है, उस कंपनी की ग्रोथ रेट देश की जीडीपी से दुगनी होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे देश की जीडीपी है 7% के आसपास, तो उस कंपनी की ग्रोथ रेट कम से कम 14% होनी चाहिए। चौथा प्रिंसिपल है, कंपनी की लीडरशिप को जानो। सबसे पहले ये देखो कि इस कंपनी की लीडरशिप कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, जो कंपनी को चला रहा है आखिर उसका विजन क्या है कंपनी चलाने के पीछे। हर्षद मेहता स्कैम में क्या हुआ? एसीसी की सीमेंट में लीडरशिप हुई थी, मार्केट में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन गलत तरीके से शेयर के भाव को 200 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए तक ले जाया गया और वहां जाकर सारे शेयर एक साथ बेच दिए गए। यानी इस तरह जो भाव को एकदम से बढ़ाया गया और एक साथ सारे शेयर बेच दिया गया, इसे पंप एंड डंप कहते हैं। भाव को पंप करके ऊपर ले जाते हैं और खुद सारे शेयर बेचकर डंप करके निकल जाते हैं। आप जब भी किसी कंपनी के शेयर खरीदो तो ये देखो कि जो उस कंपनी को चला रहा है उसमें कोई केस तो नहीं है या उसने पहले कोई फ्रॉड तो नहीं किया है। ये भी चेक करो कि इसकी मैनेजमेंट इसको बार बार छोड़ के तो नहीं चली जाती है। पांचवा प्रिंसिपल है, कंपनी पे कर्जा कम से कम होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को देखो, इन पे 0 रुपए कर्जा है। 2017 में इसका 1100 रुपए का एक शेयर था, 2021 में 3300 रुपए का और आज 2023 में 3600 रुपए का एक शेयर का भाव है। इसने 27% का रिटर्न दिया है, यानी हर 2.5 साल में पैसा डबल करके दिया है इसने। छठवां प्रिंसिपल है, जिस कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हो उस कंपनी के मालिक का कम से कम 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। कोई आदमी किसी कंपनी में कब मन लगाए काम करेगा, जब वो उसकी होगी। लेकिन जब अगर उसके पास में 51% की शेयर होल्डिंग ही नहीं होगी तो वो मन लगा के काम क्यों करेगा? अच्छा मुझे आप ही बताओ, किसी कंपनी में नौकर मन लगा के काम करता है या कंपनी का मालिक? जाहिर सी बात है कंपनी का मालिक मन लगा के काम करता है, क्योंकि उसके पास विजन होता है कि उसे उस कंपनी को कहां लेके जाना है या आने वाले 5 साल में कंपनी को कितनी ग्रोथ दिलानी है, ये उस कंपनी के मालिक का विजन होता है। सातवां प्रिंसिपल है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कम से कम 25% से बढ़ना चाहिए तथा कंपनी का रेवेन्यू तथा यूनिट सेल कम से कम 10 से 20% तक बढ़नी चाहिए। अब जैसे मानो कंपनी का 1 साल का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ था, तो अगले साल कंपनी को 125 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। हमें जब भी किसी कंपनी के शेयर खरीदने हो तो उस कंपनी के 5-7 साल के नेट प्रॉफिट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखो और चेक करो
कि क्या कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके साथ ये भी होना चाहिए कि जैसे एक साल में कंपनी ने 1 लाख का माल बेचा तो अगले साल कंपनी 1,10,000 या 1,20,000 का माल बिकना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट की यूनिट सेल तो उतनी ही बिकी है, बस आपने प्रोडक्ट की रेट बढ़ा दी है जिससे रेवेन्यू बढ़ गया है और यूनिट सेल वही की वही रह गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू के साथ साथ में यूनिट सेल भी बढ़नी चाहिए। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो इन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रेडिको खैतान, टाइटन, ब्रिटानिया, HDFC बैंक, विलपुर, आइसर मोटर्स आदि। चलो इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सन 2000 में आइसर मोटर के शेयर की कीमत क्या थी? हाँ, वही आइसर मोटर जो रॉयल एनफील्ड बनाती है। उस वक्त एक शेयर की कीमत थी 2 रुपए। अगर आपने सन 2000 में 1 लाख रुपए आइसर मोटर में इन्वेस्ट किए होते तो आपको 50,000 शेयर मिलते। और आज 23 साल बाद उस आइसर मोटर के एक शेयर की कीमत कितनी है? 3417.90 रुपए। यानी जो शेयर आपने सन 2000 में 1 लाख रुपए में खरीदे थे, उनकी आज की डेट में कीमत हो चुकी है 17,08,95,000 रुपए। आपने एक बात गौर की, आइसर मोटर ये सातों के सातों प्रिंसिपल बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करती है। ये 7 प्रिंसिपल या कहीं फिल्टर किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उस पर लगा के चेक कर लो। अगर वो इन सब में फिट बैठती है तो आप उस कंपनी के शेयर को बेझिझक खरीद सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बेहतर बना सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।